अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ चैप्टर नंबर 6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ वैन होर्न बुक, और इसका हम सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम देख लेते हैं कि बार्न बाय कैरेटेज कंपनी है कोई, हैज़ करंट एसेट्स ऑफ $800,000। ठीक है, उसके करंट एसेट $800,000 हैं एंड करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ $500,000। सो व्हाट इफेक्ट वुड बी द फॉलोइंग ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, have the firm's current ratio and state the resulting figures as well। so उसने बेसिकली हमें कहा कि आपने करंट रेशियो के जो सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन नीचे उसने चार दी हुई हैं उनका क्या इफेक्ट होता है ऑन द करंट रेशियो, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए है पार्ट, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने करंट एसेट लिख लिए 800,000 और करंट लाइबिलिटीज़, और जो हमारी करंट रेशियो चल रही है वो 1.6 की है, जो कि हमने फाइंड किया है विद डिवाइडिंग द करंट एसेट विद द करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, ए पार्ट में अगर देखते हैं, ए पार्ट में कहता है कि 2 न्यू ट्रक्स आर परचेज फॉर अ टोटल ऑफ 100,000 इन कैश। इसका मतलब है कि हमने कैश हमारे पास से डिक्रीज़ हुआ है इन ऑर्डर टू परचेज एन एसेट। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास करंट एसेट होगा हमारे पास, जो कि हमारे पास है 800,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास कैश दिया है 100,000। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे विद द सेम जो हमारे पास करंट लाइबिलिटी है, दैट इज़ जो 500,000 है, और ये हमारे पास आ जाएगी 1.4। तो इसका मतलब है कि हमारी जो करंट रेशियो है वो इसकी वजह से डिक्रीज़ हो गई है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज़ इन कैश। हमने कैश में से करंट एसेट में से इसलिए डिक्रीज़ किया कि करंट एसेट्स के अंदर कैश आता है, कैश इक्विवेलेंट्स आता है, उसके बाद इन्वेंट्रीज आती हैं। ठीक है, और इसमें से इस वजह से हमने माइनस किया एंड देन इसको डिवाइड कर दिया सेम विद द करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद सेकंड हमारी ट्रांजैक्शन है, उसमें वो कह रहे हैं कि द कंपनी बोरोज $100,000 शॉर्ट टर्म टू कैरी एन इंक्रीज इन द रिसीवेबल ऑफ द सेम अमाउंट। वो कहते हैं कि कंपनी ने बोरो किए हैं, शॉर्ट टर्म लोन किया है, ठीक है, 100,000 का। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारी क्या करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी, और करंट एसेट भी हमारे इंक्रीज़ करेंगे बिकॉज हमारे पास कैश आया भी है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ भी हमारी इंकर हुई हैं और साथ कैश भी हमारे पास आया है $100,000। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वैल्यू, सबसे पहले हम ब्रैकेट डाल लेते हैं, ये हमारे पास 800,000 हमारे पास करंट एसेट्स थे, इसमें हम ऐड करेंगे 100,000। ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे विद करंट लाइबिलिटीज़, और इसमें भी हमारे पास 100,000 का इंक्रीमेंट होगा बिकॉज ऑफ द लाइबिलिटी हमने जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग की है। तो इसका भी आंसर जो है हमारे पास सेम रहेगा। आई थिंक इसके डबल ब्रैकेट्स आनी है बाहर। ओके, अच्छा चलिए इसमें हम इसको मैनुअली हम कर लेते हैं कि हमारे पास $800,000 थे जो कि करंट एसेट्स से हमारे पास, इसमें हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है $100,000 का। ठीक है, और डिवाइड करेंगे इसको विद 500,000 जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे लाइबिलिटीज़, उसमें हमारे पास ऐड हो जाएगा 100,000 जो हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग की है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा why it is not when the first character is equal minus actual thing is a formula। okay, चलिए इसको हम एज इट इज़ कर लेते हैं इसी टाइम। इसका 900,000 हो जाएगा, और उसको हम डिवाइड कर देंगे विथ 600,000, ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो हमारी करंट रेशियो जो है दोबारा से इंक्रीज़ हो गई है ड्यू टू द शॉर्ट टर्म बोरोइंग।
देन थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास एडिशनल कॉमन स्टॉक की है of 200,000 is sold and then the proceed invested in the expansion of several terminals. अब देखें इस ट्रांजेक्शन की वजह से ना हमारी करंट एसेट में चेंज आता है ना हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा और जो हमारी करंट रेशो थी 1.6 की वही रहेगी। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास पहले एसेट्स थे हम उसके साथ कंसीडर करेंगे। हमारे पास जो 1.6 रेशियो है ये हमारा स्टैंडर्ड है। यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं तो इसका मतलब है हमारे करंट रेशियो का कम हुई। यहाँ से अगर हम ऊपर आते हैं तो इसका मतलब करंट रेशियो हमारी ज़्यादा हुई है। तो थर्ड ट्रांजेक्शन का मतलब है नो इफेक्ट आ जाएगा, बिकॉज it does not affect the current assets and the current liability. This transaction does not have any effect on this in these particular categories of assets. So उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज़ द कंपनी इंक्रीजेज इट्स अकाउंट पेबल टू पे कैश डिविडेंड ऑफ 40,000 आउट ऑफ द कैश। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो पे कर रही है कैश डिविडेंड को अपने कैश में से, एंड ऑल्सो इट इज़ इसमें ये हो रहा है कि जो कैश है वो हमारे पास कम हो रहा है और जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी हमारी कम हो रही हैं बिकॉज ऑफ दैट कैश पेमेंट। ठीक है, जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं इसका मतलब हमने कैश पे किया है और जो हमारी लाइबिलिटीज़ हमारे पास इंकर हुई थी कि हमने लोगों के पैसे कैश डिविडेंड पे करने हैं वो भी हमारे पास कम हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि 800,000 में से हमारा माइनस हो जाएगा 40,000, जो कि हमारे पास पीछे बचेगा 760,000 आई गेस, 760,000 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपली विद 500,000 में से अगर हम 40,000 माइनस करें तो ये हमारे पास रह जाएगा 460,000। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 1.65 नहीं, बल्कि इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो वो लाइबिलिटीज़ हैं वो इंकर होंगी। ठीक है, हमने क्या किया है, हम अपने अकाउंट पेबल में इंक्रीज़ लेके आ रहे हैं। अकाउंट पेबल हमारा क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो इसमें इंक्रीज़ लाने का मतलब ये है कि 500,000 में हम इंक्रीज़ करेंगे 40,000 का, जो कि हो जाए 540,000 का। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है 1.40 करंट रेशियो, जो कि शो कर रही है कि हमारी करंट रेशियो कम हुई है विद द प्रीवियस रेशियो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। सो इसी तरह हमने इसको इफेक्ट को देखना और हमने देखना कि इसका क्या इफेक्ट आता है, किस वजह से जो है इफेक्ट आ रहा है। कि जैसे आप देखें कि करंट एसेट आर डिक्लाइनिंग बट करंट लायबिलिटीज़ आर इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, कि जो हमारे करंट एसेट्स थे वो डिक्लाइन हुए हैं बिकॉज हमने कैश डिविडेंड पे किया है, और करंट लायबिलिटीज़ हमारी इंकर हुई हैं बिकॉज हमारे अकाउंट पेबल में इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज हमने जो है अगर कैश पेमेंट की भी है तो वो मे भी हमने कोई लोन लिया है उसके थ्रू हमने कैश पेमेंट की है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1।